हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारी जो वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक पर मिलती रहती हैं, इसी प्रकार आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो हिंदी का सब्जेक्ट में वर्णमाला है। तो जो टॉपिक का नाम है आपका अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। हिंदी की जो वर्णमाला में है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना होता है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का सार्थिक इकाई जो क्या होता है, वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई जो होते हैं वो उपवाक्य होती हैं, उनसे पदबंध बनते हैं। पदबंध से जो है छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। जिसे जैसे कि राम शब्द जो होता है वो जैसे रा और माँ जो है उसके दो अक्षर हैं और चार वर्ण होते हैं, रा आ मा और ह। ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पेपर में डेफिनेशन आती है वर्ण। तो वर्ण की डेफिनेशन को आप कैसे दिखाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। याद रखना, वर्ण की परिभाषा क्या होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है भाषा की, जिससे हम आवाज़ निकालते हैं, जिसको ध्वनि कहते हैं। और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है मानक हिंदी उप वर्णमाला। तो मानक हिंदी वर्णमाला क्या होती है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। जैसे 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये उच्चारण के आधार पर बताया गया है, वैसे तो ज़्यादा होते हैं। स्वर क्या होते हैं 10 और व्यंजन क्या होते हैं 35, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो गए, 45 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर जो होते हैं वो स्वर 13 होते हैं, जिसमें ऋषे रे और आंग आहा ये तीनों शब्द शामिल करने पर 13 स्वर हो जाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं 35। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनको जोड़ने पर लेखन के आधार पर हम 52 वर्ण के प्रकार पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ रखे हैं। 52 वर्ण क्या होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। वैसे लेखन के आधार पर याद रखना ये कैसे होते हैं। देखिए स्वर जो होते हैं वो आ, बड़ा, ई, बड़ी, औ, रिसे, ए, औ, अहा। तो ये जो होते हैं स्वर होते हैं हमारे, कितने थे, 13 थे। ठीक है, 13 स्वर थे। और व्यंजन कितने होते हैं 35। कौन कौन से व्यंजन होते हैं देखिए, एक इसमें जो है वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग का होता है खा खा गाड़ा और चा छा जड़ा, टा ठा डाड़ा, ता था दाना और पा फा व मा या रला वा। तो ये जो है यहाँ तक हमारे पा वर्ग तक, तो जो का से लेके माँ तक जो होते हैं ये वाले जो व्यंजन हैं। और एक है अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 व्यंजन है, याद रखें। एक क्वेश्चन आता है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो या, र, ल, व। और उसमें व्यंजन वो होते हैं जिसमें आवाज़ जो थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है, ऊष्मा खर्च होती है, वो हा, शा, शा, सा, ह। ये 4 ही उसमें व्यंजन आते हैं, तो आपको ये चारों लिख देने हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं तो या, र, ल, व। और संयुक्त व्यंजन जो आते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ क्षत्रिय, तर त्रिशूल, ज्ञानी, श्र। तो यहाँ पर आपका जो है छ क्षत्रिय जो है का और सा से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आता है कि का और सा से मिलकर कौन बने होते हैं, का और आधा का होता है, सा षटकोण, यानी कि छ क्षत्रिय मिलकर बना होता है। और ता त्रिशूल में ता और रा, आधा ता होता है, रा होता है, त्रा त्रिशूल बनता है। ज्ञानी से क्या होता है, जा और उआ। तो ज्ञानी जो है इन दो से मिलकर बना होता है। और श्रा जो होता है सश्रमिक, यानी कि शा आधा शाशल्यम वाला और रा दोनों से मिलकर बनता है। तो इन चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि छ क्षत्रिय जो है किससे मिलकर बनता है, का और सा। त्रा त्रिशूल जो बना होता है ता और रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको संयुक्त व्यंजन को याद रखेंगे। और अंत्यस्थ व्यंजन को क्या हो गया, यार अलावा। और ऊष्म व्यंजन हो गया शा शा शाह। ठीक है, देखिए अब पढ़ लेते हैं स्वर यानी वोवेल्स। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जो बिना किसी मात्रा के बोले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र रूप बोले जाते हैं। ठीक है, इनकी जो परंपरागत रूप से 13 मानी गई है और उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो आएंगे वो 13। ठीक है, 13 याद रखना आप स्वर। और स्वरों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये नंबर 1 है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तो वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई,
औ, ये कम समय लग रहा है इसमें। और जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो वो सब बड़ी मात्रा वाले होते हैं, बड़ा, बड़ी ई, औ, ए, औ, औ। हाँ, तो इनमें जो है मात्रा, दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर जो है ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा ही समय लगता है। इसको पुकारने में, नाटक के संवादों में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मंत्र जो बोले जाते हैं, वो रा बीच में आता है, रा 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 रा, तो या फिर ओम की जो ध्वनि होती है वो भी ज्यादा समय के लिए बोली जाती है, तो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं ये, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो ज्यादातर जो है दो ये आए हैं आपके सिलेबस में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो जो जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, और ह्रस्व स्वर वो जिसमें कम समय लगता है। नंबर 2 जो होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो होता है, नंबर 2 कितने होते हैं स्वर? अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आग्र भाग काम करता है, आगे का भाग क्या करता है इसमें? काम करता है बोलने में, आपका जीभ का आगे का भाग, ई, बड़ी, एस। तो मध्य स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, यानी आ, सिर्फ बीच का पार्ट काम करेगा जीभ का। और पश्च स्वर जो होता है वो जीभ के आपके पीछे का पार्ट काम करता है, जो पश्च भाग का काम करता है वो क्या कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। जैसे आ, औ, औ, आहो, तो ये जो है पश्च स्वर कहलाएंगे। मध्य स्वर आ हो गया। अग्र स्वर यानी जीभ के आगे का भाग का काम करता है, वो क्या हो गया? ई, बड़ी, ए। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख्य द्वार, मुख्य विवर के खुलने का आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो विवर्त होता है, ओपन जिसको बोलते हैं, ये जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, यानी कि बड़ा आ, तो जो पूरा मुंह खुलता है वो विवृत जो स्वर कहलाता है। और अर्ध विवृत क्या कहलाता है? हाफ, जो खुला हुआ था मुंह। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार जो होता है वो आधा खुला होता है, जैसे आ, ए, औ। तो आधा व्रत खुला हुआ है तो इसका मतलब अर्ध विवृत, और पूरा मुंह खुला हुआ है तो आ बड़ा है, यानी विपरीत। तीसरा है अर्ध समृत, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता, ए, औ। तो ये अगर क्वेश्चन ये आएगा कि ए कैसा समृत है, तो अर्ध समृत या अर्ध विवृत या विवृत, तो आपको लगाना होगा अर्ध समृत, यानी ए पे। नेक्स्ट है समृत, क्लोज, जब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद ही रहता है तो वो कौन से होते हैं? समृत। ई, बड़ी, औ। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बड़ी ई कैसा समृत है, यानी समृत है या अर्ध समृत है या फिर अर्ध विवृत है या विवृत है, तो आपको लगाना होगा समृत। नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर, तो अव्रत मुखी जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्रत मुखी, यानी कि आ, बड़ा, ई और ए। और व्रतमुखी वो होते हैं जिनके स्वरों के उच्चारण में होठ जो होते हैं वो व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। तो इसमें जो है गोलाकार होता है मुंह, औ बोलते समय भी मुंह जो है पूरा होठ जो है गोलाकार टाइप के बन जाएंगे, तो वो व्रतमुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हवा के नाक के मुंह से निकलने वाले के आधार पर, यानी आपके जो नाक और मुंह से जो निकलती है हवा उसके आधार पर कौन से होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्नासिक, अनुनासिक, मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ, ई। और अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुनासिक स्वर यानी कि जो नाक से निकलती है आवाज मुंह के साथ साथ में, तो कैसे बोलते हैं? अंग, आहा, तो ई। जो चंद्र बिंदु लगी होती है वो सब क्या होती है? अंगी बिंदी जो लगी होती है वो अनुनासिक स्वर बोले जाते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन, कॉन्सोनेंट, या स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो स्वर थे वो फ्री होके फ्री हैंड बोले जाते हैं, बिना मात्रा के बोले जाते हैं, तो वो स्वर हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। हर कोई भी जो बोले जाता है वो कितने होते हैं, और ये संख्या आपको बता दी जाती है कि व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन दो आते हैं, कोई दो व्यंजन अगर जोड़ दिए जाते हैं इसमें द्विगुण व्यंजन डा, तो जो इन दोनों को जोड़ने पर 35 हो जाती है टोटल संख्या।
नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। जो नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान पर विशेष कंठ यानी गला, तालु, मूर्धा, मुंह, दांत, होठ के स्पर्श करते हुए निकलती हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये का से लेके माँ तक के टोटल कहलाते हैं, याद रखेंगे। का से लेके माँ तक जो बोले जाते हैं व्यंजन, देखिए कैसे। कंठ्य वर्ग जो होता है वो का वर्ग होता है, और तालु जो होता है चा वर्ग होता है, मूर्धन्य जो होता है टा वर्ग होता है, दंतीय जो होता है ता वर्ग होता है, औष्ठ्य जो होता है पा वर्ग होता है। इसमें याद रखेंगे नीचे से गले से शुरू करते हैं। अपना जो गले पे अपने हाथ रखिए, कंठ पे यानी कि का हो गया वर्ग। कंठ से ऊपर जो होता है आपके गले पे जो से ऊपर उठा हुआ भाग होता है गर्दन के नीचे, तालुआ यानी तालु वर्ग होता है, तालवा चा वर्ग। और जो तालुआ से ऊपर जो मूर्धन्य होता है मुंह यानी कि वो टा वर्ग होता है। और जो दांत होते हैं आपके दांत से बोले जाने की सहायता से वो ता वर्ग होता है। और औष्ठ्य वर्ग वो होता है जो पा यानी होठों से बोलने वाला जो होता है, होठों के सहारे से, वो पा वर्ग होता है। तो ये नीचे से ट्रिक है अपने गले पे, फिर दोबारा सुन लीजिए। का कंठा यानी गले से का वर्ग हो गया, गले से ऊपर को जो तालुआ होता है चा वर्ग हो गया, तलुए से ऊपर जो मूर्धन्य होता है वो टा वर्ग हो गया, टा से वर्ग से ऊपर दांत से बोले यानी ता वर्ग हो गया, औष्ठ्य वर्ग जो हो गया पा वर्ग हो गया। तो कैसे याद रखेंगे, का चा टा ता पा यानी कंठ्य, तालुआ, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य। एक बार बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा एक बार में ही आपके। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के आधार पर आप सभी प्रकार के व्यंजनों को याद कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो एक तो आपका उच्चारण स्थान दे रखा है कि किससे बोले जाते हैं, कौन से वर्ग के हैं। और एक होता अघोष अल्प प्राण, एक होता है अघोष महाप्राण। तो अघोष वो होता है जिसमें समय जो है ज़्यादा लगता है, आवाज़ का जो है अघोष। और जो अल्प प्राण है यानी कि जो वायु है वो कम मात्रा में लगती है, अल्प प्राण जिसे बोलते हैं हम। तो ये दो, और महाप्राण वो जिसमें जब मात्रा जो है आवाज़ जो है ज़्यादा समय तक लगती है, वो महाप्राण होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, अघोष कौन सा होते हैं वर्ग और संघोष कौन से होते हैं। तो आपको इसमें ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे रखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट है और अघोष और एक है सेकंड, पहला और दूसरा अघोष अघोष का है, और तीसरा, चौथा और पांचवा संघोष का है। याद रखेंगे आप, पहला वर्ग, दूसरा और तो वो अघोष हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा हुआ, संघोष हुआ। और अल्प प्राण जो होते हैं वो आपको ओड नंबर याद रखने हैं, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जो है अल्प प्राण जो है वो कौन से होंगे, अल्प प्राण वाले। महाप्राण के लिए आपको नेक्स्ट है, देखो इसमें जो है आपको महाप्राण वाले जो है याद रखना कोड, दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण का होता है। महाप्राण कौन सा होता है, वो इवन नंबर याद रखेंगे, दूसरा और चतुर्थ यानी कि द्वितीय और चतुर्थ, यानी दूसरा और चौथा जो वर्ग का होता है वो महाप्राण होते हैं। और पहला तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अल्प प्राण। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कंठा की, जिसके हम कंठ की बात कर रहे थे। कंठा वर्ग में कौन से होते हैं, का खा गा ड़ा। क्या याद रखेंगे, का खा गा ड़ा। अब तालुओं की बात कर लेते हैं, जो मुंह के भीतर ऊपरी छत का पिछला भाग से बोला जाता है तालुए से। तो पहले कंठा आया था, मैंने आपको बताया था गले से नीचे से शुरुआत करेंगे। तो कंठा आता, कंठे से गले से ऊपर जो बात होती है वो क्या तालु की होती है। तो तालुआ के कौन सा भीतर, मुंह के जो भीतर वाला होता है छत, ऊपरी छत वाला तालुआ, यानी चा, छा, जा, झा, अना। फिर आता है मूर्धना। तो मूर्धन्य, मूर्धा जो है मुंह के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग से बोला जाता है। कौन कौन से, टा, ठ, ड, ढ, ड़। फिर आता है दंत। तो दांत यानी कि दांतों के सहारे से जो बोले जाते हैं, ता, द, थ, द, ध और न। नेक्स्ट है ओष्ठ्य। ओष्ठ जो यानी होठों के जो सहारे बोले जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो है का से लेके माँ तक आपके कौन से वर्ग में आते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। याद रखेंगे, जो हवा फेफड़ों के, मुंह के और मूर्धा, दांत, ओष्ठा के सहारे 5 वर्ग जो होते हैं, ये का, चा, टा, ता, पा। तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला है अंत्यस्थ व्यंजन। वर्णमाला के बीच स्वर व व्यंजन के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वो अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि या, रा और ला, बा। देखिए या जो होता है वो तालवा होता है, तालुओं से। रा बतर से व्यंजन होता है,
पूछा जाएगा बर्तस से व्यंजन बताइए तो रा होता है और ला होता है। दंतष्ट्वे यानी दांत, ऊपर के दांत और निचला होठ मिलकर बन के जो होता है वो तैयार होता है, वो बा बोला जाता है। और दंतमूल यानी मसूड़ा से जो बोले जाते हैं वो ला। और जो ये सब कहलाते हैं संघोष, क्योंकि ज़्यादा मात्रा बोलने में लगती है, और अल्प प्राण कम बोलने में कम आवाज सांस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है या और वा कौन से होते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं ये या और वा। क्वेश्चन आता है कि अर्धस्वर कौन से हैं? दो, तो या और वा। और रा जो होता है वो लुंठित होता है, लुंठित यानी कि जीव तालुओं से लुढ़क कर स्पर्श करता है, इसलिए उसको लुंठित बोला जाता है। कि लुंठित वर्ण कौन सा है? तो याद रखेंगे रा है। और पाश्विक जो होता है वो जिसके उच्चारण में हवा जो है जीव के पार्श्व बगल से निकल कर जाती है, बिल्कुल पास से ही, तो इसलिए इसको पाश्विक बोला जाता है। ला, रा लुंठित यानी कि लुंठित अगर व्यंजन आता है तो लुंठित कौन सा होता है? रा। और पाश्विक कौन सा होता है? ला होता है। नेक्स्ट है उष्म, उष्म संघर्षी, जो आवाज़ थोड़ी सी रगड़ कर गले से निकल कर जाती है, यानी उष्मा गर्मी पैदा करके निकलती है, मुख से स्थान पर विशेष घर्षण के द्वारा आवाज़ निकलती है, उसे उष्म या संघर्षी जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, शा, सा, हा। तो शा जो होता है वो तालवों से होता है, महाप्राण कहलाता है। अगर पूछा जाए कि महाप्राण अघोष कहलाता है ये शा। और जो शा षटकोण है वो मूर्धन्य से होता है, महाप्राण कहलाता है, और अघोष भी यही कहलाता है। और बर्तस्य क्या होता है? सा, यानी दंत मूल भी यही होता है, दांतों के सहारे बोला जाता है, और महाप्राण भी और अघोष भी। और हा जो होता है स्वर यंत्रमपी कहलाता है, ये संघोष और महाप्राण कहलाता है ये। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि उसमें कौन से संघर्षी व्यंजन है? सा, शा, शा, हा। और उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? ये दो हैं उत्क्षिप्त, जो डा और ड़ा होते हैं।